हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश सर स्वागत करता हूं आप सभी का सीकर्स द लर्निंग ऐप पर। इस श्रृंखला में हम देख रहे हैं आज टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जेट एग्जाम पेपर 2018 केमिस्ट्री सब्जेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द डिस्प्ले। ये रहा पहला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को बड़े प्यार से देखिए। कौन सी क्वांटम संख्या समन्वय अक्ष के संगत कक्षकों के त्रिविमीय अभिविन्यास के बारे में जानकारी देती है? Which quantum number gives the information about the spatial orientation of the orbital with respect to standard set of coordinate axes। नाम से पता चल रहा होगा कक्षकों के त्रिविमीय अभिविन्यास की जानकारी प्यारे बच्चों आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या देती है। अतः इसका राइट आंसर सही ऑप्शन होगा विकल्प 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। ये लॉजिक क्वेश्चन है कि फास्फोरस के निम्नतम स्तर पर आए युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द फास्फोरस इज। फास्फोरस का देखो, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये आर्सेनिक, NS2 NP3 ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। ये कपल्ड होंगे। P में 3 कक्षक होते हैं, PX PY PZ इनको बोलेंगे। ये 3 ऑर्बिटल होते हैं। तीनों में 3 इलेक्ट्रॉन भरने, कुल मिला के 111 आंसर होगा आपका तीसरा। थर्ड ऑप्शन यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 2 और ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। 83 सीरीज में से आया हुआ है। मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है बच्चों, रिपीट हो गया है और इसके अंदर आता है आपका ऑप्शन नंबर 3, जैसा कि अभी हमने 2019 के पेपर में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9। क्वांटम संख्या 3 से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है किसी तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं निम्न है, यानी कि फाइनल जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके क्वांटम नंबर आपको गिवन है। n बराबर 2, l बराबर 0 और m बराबर 0, s बराबर +1/2। ये आपको दिए हैं। n बराबर 2 यानी कि कक्षा दूसरी होगी, l बराबर 0 यानी कि s होगा और इलेक्ट्रॉन एक ही है इसके अंदर, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भरा जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसका बनेगा? 1s2 2s1 दैट इज लिथियम का होगा। ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 3 लिथियम का है। अतः इसका करेक्ट आंसर 2 हुआ। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम अयुग्मित और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न में से किसकी होगी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम अनपेयर्ड डे इलेक्ट्रॉन? सबसे ज्यादा अनपेयर्ड डे इलेक्ट्रॉन किस कॉन्फ़िगरेशन में है? तो इसमें तो एक भी नहीं है, क्योंकि इसका विन्यास होता है D10S2। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दो, सारे के सारे पेयर्ड होंगे। Fe+2 की बात करें तो इसमें होता है आपका D6S2। 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हटा दीजिए, तो यहां पर आपको D के अंदर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर देखने को मिलेंगे।
नियॉन +2 है, तो इसकी तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए। NH2 NP6 है, तो D इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो इसमें D होगा नहीं। कॉपर के पास चले तो कॉपर का होता है D10H1, कॉपर प्लस में हटा दीजिए इसके पास, तो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा Fe के अंदर, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अगर हम किसी ग्रुप में अप टू डाउन चलते हैं तो बोल रहा है कि परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, इसका कारण क्या है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है ग्रुप के अंदर, तो इसका रीजन क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट, प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ता है, गलत बात है क्योंकि पीरियड्स में बढ़ता है। परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है, ये भी सही बात नहीं है। जोड़े जाने वाले इलेक्ट्रॉन नए कक्षकों के अंदर यानी कि नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। Which of the following represent a collection of isoelectronic species? इनमें कौन सा, ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, यानी कि सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल हो। जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन पर, तो हमें जाने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि सीजियम का एटॉमिक नंबर 55 होता है, 55 में से 54 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, कैल्शियम के पास नहीं होंगे। इस वाले पर भी अपन को देखने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 सोडियम के पास कभी हो नहीं सकते हैं। तीसरे ऑप्शन पर हमें विचार करना चाहिए। सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, F- है, तो 9 + 1 = 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं, 7 + 3 = 10, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हुआ। अगला है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किसकी इकाई नहीं होती है? Which of the following have not a unit? इसकी यूनिट नहीं होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जी हाँ बिल्कुल, इसकी कोई यूनिट नहीं है। एफिशिएंसी की होती है, आयनाइजेशन एनर्जी की भी होती है, और एक्साइटेशन एनर्जी, उत्तेजन विभव की भी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, अतः इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अणु जिसमें 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और 2 आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, तो इनके अंदर 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शनों में से आपको ऐसा देखना है जिसके अंदर 2 तो हो Lp, 2 तो Lp हो, और 2 Bp हो, 2 बॉन्ड पेयर हो। देखो अमोनिया की अगर मैं बात करूं तो अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, तो यहाँ पर 1 2 3 तो Bp है और 1 Lp है, तो ये तो ऑप्शन हुआ नहीं। BF3 की अगर बात करें तो BF यहाँ पर 3 Bp है, Lp नहीं है। H2O की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 104.5 डिग्री का कोण होता है, ये भी ध्यान रखना है। इसके पास 2 Lp है, बिल्कुल सही आंसर है, और 2 Bp है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है H2O, H2S, H2Se, H2T। H2T, the one with highest boiling point। इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। H2O का हाइड्रोजन बंध के कारण ज्यादा होगा, H2T का आणविक वजन ज्यादा होगा, H2S का ज्यादा होगा। नहीं डियर स्टूडेंट, H2S तो गैस है, H2Se और वर्ग में नीचे वाला है, साइज बढ़ेगा, इसको तोड़ना आसान होगा। H2T का भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है आपका होगा, क्योंकि जल के अंदर हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, इसलिए जल का मॉलिक्यूल्स है ना H2S के कंपेयर में हाईली बॉइलिंग पॉइंट वाला होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। N2 + 3H2 इक्वल फॉर द रिएक्शन, आपको एक केमिकल रिएक्शन गिवन है, इसके लिए ये केमिकल रिएक्शन है
रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो केपी और केसी के अंदर रिलेशन सेट करना है आपको। तो देखो केपी बराबर केसी आरटी की पावर डेल्टा एन होता है। डेल्टा एन इस अभिक्रिया के लिए कितना हो जाएगा, स्टाइकियोमेट्री 2 और इधर है 1 + 3 यानी कि स्टाइकियोमेट्री 4 है, तो उत्पादों की माइनस क्रिया कारकों की बराबर माइनस की 2 बराबर हो जाएगा केसी आरटी की पावर -2। ये हो गया इसका केपी और केसी के अंदर रिलेशन, और इसके लिए आपको सही ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो 800 केल्विन पर N2 + O2 = NO के लिए साम्य अवस्था की सांद्रताएं कुछ आपको दी गई है। नाइट्रोजन की सांद्रता दी गई है और ऑक्सीजन की भी सांद्रता दी गई है, NO की भी सांद्रता दी गई है। तो इस अभिक्रिया के लिए केसी का मान क्या होगा, बहुत सिंपल है। देखो केसी बराबर होता है उत्पादों की सांद्रता, यानी कि NO के घात 2 पावर लग जाता है और ये नाइट्रोजन गुणा में हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। समीकरण बैलेंस से कोई दिक्कत यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, इसलिए केसी बराबर NO की कंसंट्रेशन आपको गिवन है 2.8 × 10⁻³ इसका स्क्वायर लगाना है अपॉन में 3 × 10⁻³ और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है 4.2 × 10⁻³ इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो आपको इसका करेक्ट जो आंसर है वो आई होप आपको पहला ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा 0.622। ये आपको 0.622 यहाँ पर रासायनिक साम्य में से क्वेश्चन उठाया गया है और ऐसा एक क्वेश्चन सेट वाला अक्सर पूछा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चले यहाँ पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारकों को सांद्रता दोगुनी करने पर अभिकारकों की सांद्रता दोगुनी करने पर साम्य स्थिरांक क्या होगा? A reversible reaction if the concentration of reactants are double, the equilibrium constant will be held. देखो कांस्टेंट ये होता है, यहाँ पर होता है उत्पाद की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में नीचे आती है क्रिया कारकों की कॉन्सेंट्रेशन। अब बोल रहा है कि क्रिया कारक की सांद्रता को क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया है, तो केसी का मान क्या हो जाएगा, आधा, क्योंकि रिएजेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, केसी की वैल्यू घटेगी, तो साम्य स्थिरांक पर कितना हो जाएगा, आधा यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये रहा मानव रुधिर का पीएच कई बार, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड 7.4 होता है, 7.2 से लेके 7.4 तक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ब्रांस्टेड अम्ल और क्षार दोनों की तरह कार्य करेगा? Which of the following can act the both Bronsted acid and base? देखो ब्रांस्टेड के अनुसार एसिड कौन होगा, जो H+ दे सकता है, और बेस कौन होता है, जो H+ लेता है, यानी कि जो ले भी सके और दे भी सके। जैसे मैं बात करूं अगर Na2CO3 की, तो यहाँ पर बिल्कुल संभव नहीं है ये चीज। अगर मैं बात करूं OH- की, तो यहाँ पर H+ लिया जाएगा, बात सही है, लेकिन देने में प्रॉब्लम होने वाली इसको। HCO3 की अगर मैं बात करूं तो ये प्रोटॉन ग्रहण कर लेगा और H2CO3 बना देगा, और HCO3 आपका H+ डोनेट करके CO3- भी यहाँ पर बना लेता है। तो इसके अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर दिखाई देता है। नेक्स्ट है, ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन लुईस का क्षार नहीं है? देखो लुईस के अनुसार बेस कौन सा नहीं है, तो डियर स्टूडेंट लुईस के अनुसार बेस जो होता है ना, BAC बेस, ये Lp वाले होते हैं और इनके पास नेगेटिविटी ज्यादा होती है। और एसिड की अगर हम बात करें तो इसके पास d ऑर्बिटल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, और दूसरी बात अगर देखें तो इनके ऊपर पॉजिटिविटी ज्यादा होती है। तो निम्न में से कौन लुईस बेस नहीं है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तो लुईस के अनुसार बेस है,
यहाँ पर Lp है, इसलिए ये बेस है। क्लियर हुई बात? साइनाइड के ऊपर नेगेटिव होता है, NH3 के पास भी, तो ये सारे के सारे बेस है, ये लुईस के अनुसार एसिड है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल है सही हुआ। लुईस क्षार नहीं है, तो Ag प्लस लुईस क्षार नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि शीतल पेय के एक नमूने में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आपको H+ आयन की कंसंट्रेशन दी गई है 3.8 × 10⁻³ मोलारिटी में, तो व्हाट विल बी इट्स pH, इसकी pH का मान क्या होगा? तो सिंपली आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना होगा, pH बराबर माइनस log H+ आयनों की कंसंट्रेशन माइनस log H+ आयनों की कंसंट्रेशन गिवन है 3.8 × 10⁻³ और ये m होगा। अब इसको जैसे ही आप लॉग नियम से खोलोगे, लॉग नियम में बता देता हूँ, log m × n को लिख सकते हैं आप log m प्लस log n के बराबर में, और पावर में अगर log नियम लगे, जैसे log m की घात प्लस माइनस n है, तो इसको लिख सकते हो प्लस माइनस n log m। तो ये दो लॉग नियम यहाँ पर आप लगा सकते हैं। एक तीसरा लॉग नियम और यहाँ पर ध्यान रखना, m/n बराबर लिख सकते हो log m माइनस log n। तो इन लॉग नियमों की हेल्प के माध्यम से जब आप इसे H+ की वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे 2.42 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है अम्लीय बफर विलयन निम्न में से किसके मिलाने से बनेगा? देखो, बफर विलयन 2 टाइप के होते हैं डियर स्टूडेंट्स। बफर विलयन 2 प्रकार के होते हैं। ये रहा बफर सॉल्यूशन 2 टाइप के होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो होता है अम्लीय बफर और एक होता है बच्चों क्षारीय बफर। अम्लीय बफर जिसके अंदर वीक तो हो एसिड और इसी वीक एसिड का सॉलिड बेस के साथ बना हो साल्ट। क्षारीय बफर की अगर हम बात करें तो इसमें होगा वीक बेस प्लस इसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हो यहाँ पर क्या? साल्ट। तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है इसको बोलते हैं अपने क्षारीय बफर। वीक एसिड में कौन कौन सी एसिड आ सकती है? CH3COOH आ जाएगी, और वीक बेस के अंदर हम बात करें तो NH4OH आ जाएगी, और स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर NaOH हो गया, KOH हो गया आपका, और स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर HCl H2SO4 इस टाइप का होगा। तो अम्लीय बफर है तो सिंपल सी बात है, आपको कार्बनिक एसिड देखनी है तो ये सोडियम एसिटेट बात सही है। एसिटिक अम्ल बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, धुआं निम्न में से किसका कोलाइडी शोल है? इस पर आप गैस कीजिए, धुआं कैसे बनता है? धुआं किसका कोलाइडी शोल है? धुएं के अंदर कार्बन के कण होते हैं जो कि ठोस होते हैं और वो गैस के अंदर होते हैं, तो इसके लिए सही आंसर आपका हो जाएगा गैस इन सॉलिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन की और अगर हम आगे बढ़े, गैस इन गैस का नहीं होगा, गैस में ठोस, ठोस में गैस, गैस में ठोस, दूसरा ऑप्शन सही है गैस में ठोस। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव नहीं देखा जाता है सस्पेंशन में, वास्तविक विलयनों में नहीं देख पाएंगे आप, बिल्कुल सही है दूसरा ऑप्शन। तो ये सॉल्यूशन में टिंडल प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये कोलाइडी विलयनों में मिलता है ना। टिंडल प्रभाव नहीं देखा जाता वास्तविक विलयनों में। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें अवक्षेपित पदार्थ विद्युत अपघट्य मिलाने पर पुनः कोलाइडी प्रावस्था में लौटता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे पेप्टिकरण कहा जाता है, पेप्टाइजेशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइटिक इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। क्लियर हुई?
डियर स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व पृथ्वी की सतह पर बहुतायत में पाया जाता है? कौन सा तत्व है? देखो इसके लिए आपको ध्यान रखना है ओशियल, ये ओशियल। तो ऑक्सीजन यहाँ पर आ चुका है। धातु की बात करें तो धातुओं में एल्यूमिनियम हो जाएगी, ये धातु है, और उप धातु है ये आपकी अर्धचालक धातु भी इसे आप बोलते हैं, अर्धचालक है, और इसे उप धातु भी कहा जाता है, मेटलॉइड्स कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऑक्सीजन यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ जो गैंग से अभिक्रिया करके गलनीय सामग्री बनाती है उन्हें गालक कहा जाता है। ध्यान रखना, a substance which react with the gang to form fusible material that is a flux, flux यानी कि गालक। इसका सही आंसर हुआ 1। यह आ गया क्वेश्चन नंबर 24। द्रव अमोनिया में सोडियम का तनु विलयन नीले रंग का होता है। तो प्यारे बच्चों, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है द्रव अमोनिया में, द्रव अमोनिया की जब रिएक्शन आती है तो इसमें आंसर होता है नीले रंग का होता है। तो यहाँ पर अमोनिया में इलेक्ट्रॉन या अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन इसका सही आंसर है, यानी कि द प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने हेतु संक्रमण धातु का इलेक्ट्रॉन निम्न में से किस में भाग लेता है? द इलेक्ट्रॉन्स विच टेक पार्ट इन order to exhibit variable oxidation state by the transitional metals। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट, संक्रमण जो धातुएं होती है, संक्रमण धातुएं वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करती है। तो इसका रीजन होता है NH और N-1D। कोश की जो ऊर्जाएं होती है वह लगभग सेम होती है, इसलिए दोनों जगह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, केवल NH गलत बात है, केवल N-1D ये भी गलत बात है, केवल N-1D में ये भी गलत बात है, केवल NS एवं N-1D में, किंतु NP में नहीं। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हुआ। दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, ये आपके सामने आ चुका है। जब अमोनिया को क्यूप्रिक लवण के अंदर डाला जाता है तो विलयन में मिलाया जाता है, तो गहरा रंग का नीला रंग का विलयन बनता है। यहाँ पर डीप ब्लू कलर इज ऑब्जर्व्ड इट ड्यू टू फॉर्मेशन। तो ये सब क्यों होता है? जब अमोनिया इज एडेड टू ए क्यूप्रिक साल्ट, क्यूप्रिक साल्ट के अंदर अमोनिया डालने पर ब्लू डार्क गहरे नीले रंग का विलयन बनता है। तो इसका रीजन क्या है, क्या चीज बनती है? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कॉपर यानी कि CnH3 का होल फॉर +2 ये साल्ट बनने के कारण विलयन का रंग गहरा नीला हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये नियोप्रीन निम्न के बहुलीकरण से बनाया जाता है। तो नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का बहुलक होता है, और क्लोरोप्रीन में क्लोरीन आना स्वाभाविक बात है, अतः इसका आंसर 2-chloro-1,3-butadiene होगा। थोड़ा लॉजिकली भी हम इसे देख सकते हैं। नियोप्रीन क्लोरोप्रीन 2-methyl-1,3-butadiene, 2-methyl आइसोप्रीन नियोप्रीन है ये। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही दिखाई देता है, क्योंकि नियोप्रीन जो है वह एक प्राकृतिक रबर नहीं है। प्राकृतिक रबर को बोलते हैं अपन, आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर, और ये नियोप्रीन है। और नियोप्रीन की अगर हम बात करें तो ये आपके क्लोरोप्रीन से तैयार होता है और ये यहाँ पर बन जाता है। इसके लिए आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। क्लियर हो गई बात?
चले आगे, ये लो जी, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 28। देखो ये रिएक्शन पहले भी आ चुकी है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया क्लोरीन और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में और H2O RCH, इससे ये प्रोडक्ट यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये Cl यहाँ पर लगेगी और ये RCH वहां पर लगेगा, ये CH यहाँ पर लगेगी, मतलब इसका साल्ट कुछ इस तरीके का गिवन है और ये COOH। तो यह HVZ अभिक्रिया है, हेल्फ-होलार्ड-जेलेंस्की की अभिक्रिया, ये आ गई। इसको HVZ के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हेल्फ-होलार्ड-जेलेंस्की की अभिक्रिया इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया टिन क्लोराइड और HCl के साथ करवाई गई है, तो इससे एल्डअमीन और एल्डिहाइड को बनाया गया है। नाम वाली रिएक्शन है, डायरेक्ट नाम वाली रिएक्शन उठ के आती है और इस रिएक्शन को बोला जाता है स्टीफन-अपचयन रिएक्शन। स्टीफन-अपचयन अभिक्रिया नाम वाली रिएक्शन है, तो नाम वाली रिएक्शन में से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं, इसलिए इनको अच्छे से आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है, फिनॉल और क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया चलिए NaOH की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है, तो इसमें डियर स्टूडेंट सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। RTR राइमर-टीमान अभिक्रिया पर आपको फोकस करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। रसायन जिसका एक ही अभिक्रिया में स्वयं का ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, तो वो होता है फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। केनिजारो अभिक्रिया एल्डिहाइड और कीटोन में आ जाइए, वहां आपको ये मिल जाएगा। केनिजारो अभिक्रिया है ये, इसके अंदर एक अणु का ऑक्सीकरण और दूसरे का होता है अपचयन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। व्यावसायिक अल्कोहल को पीने के लिए अयोग्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कमर्शियल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग एस, तो उसमें कॉपर सल्फेट और पिरिडीन मिलाई जा सकती है, जिससे वो पीने योग्य नहीं रहेगी। तो कॉपर सल्फेट और पिरिडीन यहाँ पर सूटेबल आंसर आपका दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 है, सांद्र HCl प्लस ZnCl2 का मिश्रण क्या कहलाता है? नाम से इसे याद रखना, इसको बोलते हैं ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास अभिकर्मक। और इसका जो टेस्ट होगा उस टेस्ट को क्या बोलते हैं? उस टेस्ट को बोलते हैं अपन ल्यूकास परीक्षण। और ये किसका टेस्ट होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रहा, अम्ल की प्रबलता घटते हुए क्रम में क्या होगी? तो अम्लों की प्रबलता का क्रम यहाँ पर आपको देखना है। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर अगर हम देखें तो पैरा, ऑर्थो और मेटा के क्रम में ये चलता है। घटता हुआ क्रम पूछ रहा है, पैरा, ऑर्थो और ये मेटा नाइट्रोफिनॉल, ये आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है। द एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज इन द ऑर्डर, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही दिखाई देता है, पैरा, ऑर्थो और मेटा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। रोसेनमुंड अपचयन अभिक्रिया का नाम अगर आपने सुना हो तो ये वहां से उठाया गया क्वेश्चन है। देखो RCOCl है, तो इसके अंदर ये समीकरण है, RC डबल बॉन्ड OCl प्लस हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया है पैलेडियम और BaSO4 की उपस्थिति के अंदर। तो इसके अंदर डियर स्टूडेंट ये साल्ट आपका बनता है और HCl बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड RCHO। ये रहा ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 36 नंबर का है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक NSR अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये क्वेश्चन 2019 वाले पेपर में भी आया था, तो उसके सॉल्यूशन में भी आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो कोई साल्ट है
जिसकी अभिक्रिया HBr के साथ करवाई है तो B बना, और B की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करवाई है, इसके अंदर बीटा हाइड्रोजन का विलोपन हुआ तो वापिस से एल्किन बनेगी, और एल्किन की अभिक्रिया करवा दी किससे, CO3 के साथ, सॉरी ओजोन के साथ, O3 के साथ। तो यहाँ पर क्या साल्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए आपका प्रोपेन, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, ये रहा, सैकरिन का रासायनिक नाम क्या है। तो देखो सैकरिन का रासायनिक ऑर्थोसल्फोबेंजेनमाइड है। द केमिकल नेम ऑफ सैकरिन इज द ऑर्थोसल्फोबेंजेनमाइड। क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 39। ये जो आपको अभिक्रिया दिखाई गई है, तो यहाँ पर एरोमेटिक डाइएजोनियम साल्ट की बात करेगा है, और इसकी अभिक्रिया यहाँ पर है करवाने से एरोमेटिक आर का मतलब होता है बच्चों बेंजीन, और बेंजीन के साथ क्या जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया, यानी कि बेंजीन की वलय के अंदर क्लोरीन को फिक्स करना क्या कहलाता है, इसे कहते हैं शाइंड-मायर अभिक्रिया। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, शाइंड-मायर अभिक्रिया। गैटरमान कोच नहीं, शाइंड-मायर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये रहा, निम्न में से कौन सी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देती है। तो डियर स्टूडेंट एनिलीन, यह है एनिलीन। एनिलीन FCR नहीं देती है, फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देती है, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंदर निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलाया जाता है, और इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। तो अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बना लेते हैं, लवण बना लेते हैं, यहाँ पर रिएक्शन होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो एनिलीन FCR अभिक्रिया नहीं देती है, आपको अच्छे से इसको ध्यान रखना चाहिए। ये आपके 2019 का पेपर सॉल्व हुआ। थैंक यू वेरी मच। 2018 का पेपर सॉल्व हुआ।